आज लोकसभा कैसागंज में हूँ और मेरे साथ उपस्थित हैं सभी पार्टियों के पदाधिकारी कार्यकर्ता। जानेंगे इनकी राय और जो हमारे मुद्दे हैं चुनाव पीरियड में उभर के आते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, रोजगार, इन मुद्दों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का परिचय जानते हैं, परिचय और पद। अयाज उड़ीसा, विधानसभा अध्यक्ष प्रयाग। सत्य प्रकाश त्रिपाठी, सदस्य जिला पंचायत विशेषज्ञ, जिला कार्यकारी सदस्य समाजवादी पार्टी बहराइच। राजकुमार शुक्ला, मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, मंडल विशेषज्ञ। आनंद पांडे, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा बहराइच। नाम नीरज शुक्ला, मंडल अध्यक्ष प्रयागपुर आईटी। अंकित शुक्ला, मंडल मंत्री कृष्णमोहन त्रिपाठी। पवन पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता विशेषज्ञ। मोहन चौबे, सामाजिक कार्यकर्ता। अजीत कुमार मिश्रा, जिला महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सबसे पहले जो प्रश्न है 2019 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी बड़ा ये महाकुंभ की भी संज्ञा दी गई है। इस लोकसभा चुनाव में एक प्रश्न, सबसे पहले सीधा प्रश्न है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? गठबंधन बनेगा। गठबंधन, गठबंधन सरकार। गठबंधन, गठबंधन में कोई नेता का नाम नहीं है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश में। पूरी आवाम ही नहीं, भारत ही नहीं, देश विदेशों में भी लोग जानते हैं कि अब की बार भी पुनः हमारा ही चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये 5 वर्ष नहीं, आने वाले हमेशा के लिए, जहाँ तक मेरा अपना मत है कि उनको प्रधानमंत्री पद से कोई हटा नहीं सकता, न किसी पैसे ताकत। नरेंद्र मोदी के अलावा किसी के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, सब लोग जरूरी है। माननीय राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे निष्ठा से कार्य कर रहे हैं और हमारी बहुमत दल का नेता जो है वो हमारी लोकतांत्रिक सरकार में हम लोग हैं, तो बहुमत दल का जो नेता होगा वो चलेगा प्रधानमंत्री। हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे देश में हम सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने है। भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार शुक्ला जी, एक ही चेहरा सामने उभर के आता है, नरेंद्र मोदी। क्या और कोई नहीं है पार्टी में जो प्रधानमंत्री बनने योग्य हो? भारतीय जनता पार्टी में योग्यता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व में जो 5 वर्षों में इस देश के लिए कार्य किया है, इस भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो विदेश के मामलों में हो, सारे बिंदुओं पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एक अभूतपूर्व विकास के पथ पर अग्रसर है। अतः हम लोग चाहते हैं, बल्कि पूरे देश का आवाम इस समय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर इन 5 सालों में, 5 वर्षों में बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार ने क्या किया? सरकार की बहुत बड़ी समस्या थी पूरे देश की। पहली समस्या प्रायोरिटी में कहा गया एम्प्लॉयमेंट, और वास्तव में पॉपुलेशन के दृष्टिकोण में एम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ी समस्या थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसके प्रति भी एक बहुत ही ठोस कदम उठाया गया। और उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 में आने के बाद माननीय हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में 15 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं आप। आपसे सीधा सवाल, जो इस समय महागठबंधन है, काफी चर्चा में है। इससे पहले भी पूर्व में यही महागठबंधन जो अब हुआ है सपा बसपा का, तो वो भी काफी चर्चा में रहा है। जो इस समय महागठबंधन चर्चा में जैसे है, तो एक व्यवस्था जो थी आपस में, ये काफी चर्चा में रही है। एकाएक गठबंधन हो गया आप लोगों का, तो इसके बारे में बताइए, क्या मजबूरी थी? अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से जैसे देश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव की लहर चल रही है। अच्छा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं टाल सकता। जैसे इस टाइम उजाला है, कुछ समय के बाद में धीरे धीरे उजाला कम होगा, धूप कम होगा, फिर
अंधियारा छाएगा। तो इसी तरह से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मेरे समझ से इसको कोई भी नहीं डाल सकता। और देश बदलाव चाहता है, आपको मौका दिया जाए। करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार का दावा करने वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। सैकड़ों बेरोजगार नौजवान आत्महत्या करने पर विवश हुए। शिक्षा मित्रों ने अपना मुंडन भी कराया कि इससे भी हमारी सरकार फरियाद सुन ले, लेकिन किसी की भी कोई बात नहीं सुनी जाती है। इस तरह से परिस्थितियां बदली, बिगड़ी। समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम समाजवादियों का ध्यान बीजेपी के लोग भटकाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इस बार भटकेंगे नहीं। हम अपने असल मुद्दे, विकास के मुद्दे पर कायम रहेंगे और जनता के बीच जाएंगे। सबसे बड़ी अदालत जनता की है, वो फैसला करेगी। आप कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाहता था कि जो भी गठबंधन की आपने चर्चा किया है, ये सैद्धांतिक गठबंधन न होकर के स्वार्थ का गठबंधन है और एक दूसरे को जो भ्रष्टाचारी है, चाहे कांग्रेस के रिव्यू में हुए हो, चाहे सपा के रिव्यू में हुए हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी के रिव्यू में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक बोलबाला रहा है। उस घोटाले को स्टेट जो हुए हैं उनको उनसे बचने के लिए जेल न जाना पड़े, इसलिए साथ गठबंधन कर रहे हैं और मोदी से को रोकने के लिए भयभीत होकर के जो जिस प्रकार आपातकाल में चूहा और नेवला एक साथ हो जाते हैं, उसी प्रकार से आपस की व्यवस्था को बुला करके और साथ की राजनीति उन्होंने किया है। 60% गठबंधन कहा जाएगा। आप बसपा के चुनाव मायावती चुनाव नहीं लड़ रहे, इनके 30 के जितने भी नेता हैं चुनाव नहीं लड़ रहे और कार्यकर्ताओं का मनोबल इन्होंने बढ़ाया है। कार्यकर्ताओं के सामने कैसा संदेश जाएगा जब उसके पार्टी आला कमान चुनाव नहीं लड़ रहे? आप इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। अब किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, लोग परेशान है। आवश्यकता पड़ने पर न लोगों को दवाई मिल रही है, मूलभूत आवश्यकता लोगों की है, रोटी, कपड़ा और मकान। अस्पतालों में न मरीजों के लिए दवा है, न खाने को व्यवस्था मिल रही है। अनाज पैदा करता है किसान, किसी तरह से खेत में जुताई बुआई करता है, उसके बाद में खेत की रखवाली करने जाता है। अपने खेत की रखवाली करेगा रात में, तो उसके घर में चोरी हो जाता है, देश का कौन जिम्मेदार है? और जब वो थाने को जाता है तो पता चलता है कि प्रशासन के लोग कहते हैं लाइए भैया को तेल पानी खर्चा दीजिए, हम आएंगे जांच करने। अब आप ही बताइए कि खेत में जो था वो चोरी हो गया, वो चल गया, घर में था वो चोरी होगा। अब उनको तेल का पैसा कहाँ मिले कि वो प्रशासन के लोगों को दे, तब अपनी फरियाद की जांच वो करा पाए। इस तरह से कोई भी अनुशासन नहीं रह गया है। आदमी जरा सहमा हुआ है, अपनी बात कोई कह नहीं पा रहा है, लेकिन समय आने पर जनता जरूर फैसला लेगी। ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव होने के नाते आप कहना चाह रहे थे? हमारे समाजवादी मित्र अभी बता रहे हैं कि मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करती है। यह विषय बहुत ही पुराना हो चुका है। हम सभी अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अपेक्षा नहीं, अब हम आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः हम 2019 में लेकर के आएंगे। और जो अभी बात बता रहे थे, ये सांप और नेवला अगर आपस में मित्र हो जाए, अगर आपस में गठबंधन कर ले, तो यह एक चौकीदार का डर है। आपको बता देना चाहता हूं, ये उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेता है हमारे बीच में बैठे हैं, जिनका नेतृत्व इनके ही आका श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने मायावती जिनसे इनका गठबंधन हुआ है, उनको किस प्रकार से बेइज्जत करने का काम किया था, इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जानता है इस विषय को। और वास्तव में अगर यह गठबंधन हुआ है तो यह हमारे चौकीदार का डर है कि जो ऐसी पार्टियां जिन्होंने केवल जातिवाद फैलाने का इस देश में काम किया, इन पार्टियों का पतन है, वजूद खत्म हो जाने वाला है। ये राष्ट्रीय नहीं, क्षेत्रीय दलों का सफाया हो जाने वाला है। आने वाले 10 वर्षों में इनका कोई मूल्य नहीं होगा। और मैं पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की आवाहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति समर्थक है भारतीय जनता पार्टी की। इनके पार्टी के नेताओं को यहाँ समर्थक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, पार्टी के काम करने के लिए लोग नहीं है। और हमारा सोशल मीडिया का नेटवर्क 5 मिनट के आह्वान में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिख लिया हो, उस नेतृत्व के हम सदैव प्रशंसा करते हैं।
आ रहे हैं आपके साथ। एक सवाल, ये कांग्रेस के बैठे महासचिव परिचय वो बताइए फिर से दीजिए। जिला महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेरीवाल। जिस तरीके से देखा जा रहा है आज जनता के सामने है और पढ़ने में भी आया है, लिखने में आया है, सारे तत्व भ्रष्टाचार में निपुणी कांग्रेस, वहाँ के जो जितने कर्णधार हैं, नेता हैं, ये लगभग भ्रष्टाचार में लिपटे हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो साफ तौर पर यह कह सके कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। एक बार किसी पार्टी में ये नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कहना चाहता हूँ कि अगर उनके पर्सनल एलिगेशन देखे जाए तो उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप इस समय नहीं है। वो एक बहुत ही बेदाग के नेता है और जिस तरह से हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। निश्चित ही हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे 2019 में। और मैं सभी पार्टी, यहाँ हमारे सभी पार्टी के भाई इकट्ठा है, मैं सबका ध्यान इस समय बहुत बुलंद मुद्दा है आतंकवाद, उस पर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आतंकवाद बीजेपी जो हमारी रूलिंग पार्टी है इस समय, वो कहती है कि आतंकवाद हम खत्म करना चाहते हैं, हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं आतंकवाद। अभी आतंकवाद वो एक तरफ कहती है कि हम आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी अपने बजट में 259 करोड़ रुपए मदरसे की फंडिंग करते हैं, जहां ये कहा जाता है, उन्हीं के पार्टी के नेता और शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं, मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं, मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है और उसी आतंकवाद जहां से आतंकवाद पनपता है मदरसे, उसी में 259 करोड़ रुपए की फंडिंग किया गया है। तो ये क्या है, इसको बीजेपी के जो हमारे शीर्ष भाई हमारे बैठे हुए हैं वो इसके बारे में अपनी राय स्पष्ट करें कि 259 करोड़ रुपए की जो फंडिंग हुई है मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो किस तरफ, जहां से आतंकवादी पैदा होते हैं, जहां से आतंकवाद पनपता है, जहां से आतंकवाद बनता है, उसको फंडिंग की क्या जरूरत पड़ गई है कि जिसको हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 259 करोड़ रुपए की फंडिंग अपने बजट में करते हैं। जी भाई साहब, अभी आपने बताया है कि कांग्रेस कम समय की भाजपा इस मंच के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी के एक भी भ्रष्टाचार नहीं है। रही राहुल गांधी की बात, चाहे उनके जीजा की बात हो या उनके सिस्टर की बात हो, नेशनल हेराल्ड में दोनों लोग गल पर है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी और वो भी गल पर है। और 2G स्टम्प से लेकर के राष्ट्रमंडल घोटाला से लेकर के और घोटाला से लेकर के और आतंकवाद, ये भी आपने चर्चा की है, आतंकवाद कांग्रेस की रील थी और उस पर बहुत जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं देश के लगभग 42 देशों ने जो है इसका समर्थन किया है कि एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये किसी पार्टी से नहीं है, पवन पांडे समाज सेवी हैं। पहले आप अपनी योग्यता बताएं, इनकी योग्यता से काफी प्रभावित हूँ और इनसे एक सवाल करूंगा। योग्यता आपने बताइए। योग्यता हमारी जो है बीएड एमएड और 4 विषयों से परास्नातक और अभी वर्तमान में हिंदी विषय से परास्नातक मैं कर रहा हूँ। शिक्षा को राजनीति से आप कौन से देखते हैं? देखिए, वैसे अगर वर्तमान समय में शिक्षा का जो स्तर देखा गया है तो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा, और इस समय शिक्षा का स्तर और शिक्षा का पैमाना काफी बृहद होता दिख रहा है। जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो चाहे वो विद्यालय हो, अभी उत्तर प्रदेश में या संपूर्ण भारत में जो प्राथमिक महाविद्यालय जो हमारी बुनियादी शिक्षा कही जाती है, उसमें विद्यालयों में ऐसी अव्यवस्थाएं, बिल्डिंग जितनी भी वहां पर बनी होती और साफ सफाई, रंगाई पुताई, जितनी सारी चीजें वो तहस नहस थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जाके प्राथमिक विद्यालय उच्च विद्यालय को देखा जाए तो इस समय जो भी व्यक्ति विद्यालय को देखेगा वाकई वो एक तरह से देखता ही रह जाएगा जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन बच्चों के लिए और इन विद्यालयों के लिए की गई। इसके लिए मैं भूल सराहना और प्रशंसा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी। आपकी योग्यता और विविधता को देखते हुए एक प्रश्न है आपके सामने कि बेरोजगारी और पकौड़ा सर, इससे आप कितना संतुष्ट? देखिए, बेरोजगारी और पकौड़ा जो ये मार्केट में सोशल मीडिया में जो उभर के ये एक मुद्दा आ रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि पकौड़ा बेचो। क्या वर्तमान समय में वैकेंसी नहीं निकल रही है?
क्या सिर्फ सरकारी ही नौकरी करना ही नौकरी का आधार है? प्राइवेट नौकरियां लाखों तादाद में निकल रही है, वहां भी अप्लाई करें, और सरकारी विभाग में नौकरियां निकल रही है, वहां भी अप्लाई करें। क्यों नहीं कर रहे? हाँ, कहीं ना कहीं कमियां हम में है। हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो कहीं ना कहीं हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। इन्हीं कारणवश हमारे अंदर ज्ञान की कमी वहां मुस्बत होती नजर आ रहा है। इस तरह से हम किसी सरकार को दोषारोपण नहीं कर सकते कि आप जो है नौकरी का फॉर्म नहीं निकाल रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। और मैं ये पूरे भारत में सभी लोगों को एक मतलब सलाह मशवरा देना चाहता हूँ अपने युवाओं को कि कृपया पढ़े, मेहनत करें, कहीं ना कहीं चूक हम लोगों से हो रही है उसको दूर करें और नौकरी मिलेगी। वैकेंसी हर रोज सरकारी रिजल्ट.com पे हर रोज निकलती है, मैं भी फॉर्म भरता हूँ, उससे भी कहीं कमियां होती है, मैं असफल हो जाता हूँ। इसका तो सरकार को नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। इन 5 सालों में कितने उद्योग सरकार ने लगाए? जी, इन 5 सालों में, 5 वर्षों में कितने उद्योग सरकार ने लगाए? देखिए इसका आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, मैं इसे नहीं अभी व्यक्त कर सकता। आपको क्या लगता है? हमारे बीजेपी के भाई ने जो बताया, कोई चोरी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है पार्टी में। अभी बहुत ज्वलंत मुद्दा है, आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारे भारत के महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है जिसमें कहा गया है कि हमारी रफेल की फाइल चोरी हो गई है। ये फाइल, ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कस्टडी में रहता है और वहां से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आखिर बहुत ही बड़ा मुद्दा है। कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हमारी पार्टी में, कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है। और ये उन्होंने हमारे भारत के लव लेटर लिखते थे, उधर से पाकिस्तान का लव लेटर हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था। और पुलवामा हमला हुआ, उसके 48 घंटे के अंदर आपको जो देखने को सब कुछ मिला। मनमोहन सरकार की एक उपलब्धि, मनरेगा सरकार की जो थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, इस टाइप की कोई योजना जो भारत सरकार ने, आपकी पार्टी ने लागू की हो, जो धरातल पर जमीनी स्तर? हम बताना चाहते हैं, यह विषय वास्तव में रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। अभी हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता पवन पांडे जी कह रहे थे, वास्तव में हमारे यहाँ कमी इस बात की है, योग्यता में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी तक का जो पाठ्यक्रम शामिल किया गया हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में, उस पाठ्यक्रमों में शिक्षा व्यवस्था को दरकिनार कर दिया गया। हमारे अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हैं, अखिलेश यादव जी इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, युवाओं के नाम पर उन्होंने भी इस प्रदेश को छल लिया। 65% की आबादी इस देश में युवाओं की पाई जाती है। केवल युवा होने के नाते एक समय में उनकी विचारधारा से सारे युवा प्रभावित हो करके और समाजवादी पार्टी से मिले, कुल मेजोरिटी की सरकार उनको भी दी गई। इसी जनमानस ने उनको यहाँ अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन इन्होंने कोई बदलाव नाम का कुछ नहीं किया, केवल झुंझुना पकड़ाया बेरोजगारों को। कौशल विकास एक प्रकार का, वास्तव में जो अभी आपने मनरेगा का जिक्र किया, उससे केवल मजदूरों को काम दिया जाता था। हम देश में केवल नौकर ही नहीं, मालिक बनाना चाहते हैं। इस देश में जिस लड़के की पैदा और पढ़ाई करते समय वह व्यक्ति यह सोचता हो कि हम केवल नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, ऐसा पाठ्यक्रम हमारे यहाँ, हम इस पाठ्यक्रम में दूसरा चीज जोड़ करके कौशल विकास योजना को धरातल पर लेकर के आए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा पहिया भी उत्तर प्रदेश सरकार के आम जनमानस की ओर से जोड़ दिया और विकास की रफ्तार तेज बढ़ रही है। आने वाले समय में बेरोजगारी नाम की जो जटिल समस्या है पूरी तरीके से समाप्त करने का हम दृढ़ निश्चय लेते हैं। किसान भारत का अन्नदाता, किसानों के लिए क्या किया सरकार ने? अभी पिछले महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस दिन शपथ ली थी, उसी दिन उनका एक संकल्प था, सबका साथ सबका विकास। और इस देश में किसान किसान के लिए उन्होंने सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो घोषणा की है, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को मिलेगा। इससे वो अपने पूंजी लगाएंगे और साहूकारों के साथ लगाना पड़ेगा। इससे उनकी उपज बढ़ेगी और वो आत्मसमृद्धशाली होंगे, इस देश समृद्धशाली होगा। तथा उन्होंने सबसे बड़ी योजना लागू की है किसानों के लिए कि फसल बीमा योजना, जो बोने से लेकर के और कटाई तक की व्यवस्था की गई है और उसकी प्रीमियम बहुत ही निम्न स्तर पर रखी गई है, जिससे जन साधारण भी उसका लाभ ले सके। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्णतया संकल्पित हैं और उनका एक कार्यकाल पूरी तरीके से किसान के लिए समर्पित था। एक आपकी पार्टी के स्वामीनाथन जी, इन्होंने प्रणाली बनाई थी जिनमें उन्होंने ये इस टाइप के मुद्दे रखे थे किसानों के हित के बारे में। ये प्रणाली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किसान की न्यूनतम जो राशि है ये अस्थायी स्थापित कर दी जाए। इस बारे में
सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। उनके कुछ लोगों को केवल लिया, जैसे कि आप लोग को बता दे रहे हैं, उनके टमाटर गेहूँ या जो भी हो, अगर 30 रुपया आपके बहराइच में हो तो 30 रुपये की रेट दर की दिल्ली में लागू है। इस टाइप में क्यों नहीं सुनी सरकार ने वो समस्या, वो देखी क्यों नहीं, वो प्रणाली को इग्नोर क्यों कर? ऐसी बात नहीं है। उनके प्रणाली की जो समिति ने जो रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ये जो योजनाएं लागू की गई हैं, चाहे प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, उन सारे बिंदुओं को लेकर के किसान को ऋण टाका न बना करके स्वयं जो है ताकतवर बनाने की प्रक्रिया का ये हिस्सा है। आप करना चाह रहे हैं? अभी शिक्षा को लेकर के बात कर रहे थे हमारे भाई लोग, तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि माननीय मनमोहन जी के नेतृत्व में हमने 8 IIT और 8 एम्स की स्थापना की थी सन 2008 में यूपीए की गवर्नमेंट ने। ये जवाब दीजिए। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व के इसमें हमारे यूपीए 1 और 2 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी बिल, जो योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसका फायदा किसी विशेष वर्ग को न मिल करके पूरे देशवासी को, हर व्यक्ति, देश के अंतिम व्यक्ति तक वो चीजें पहुंच रही हैं। और 10 रुपए के स्टैम्प पे अभी तक फाइलों में क्या हो जाता था, किसी पता नहीं चलता था। और माननीय राहुल जी के, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के, उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में लागू किया गया, 10 रुपए के स्टैम्प पे पोस्टल आर्डर लगा करके आप किसी विभाग से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकते हैं। तो इस तरह की बीजेपी गवर्नमेंट की 5 साल की सरकार में मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके की योजना, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, किसान मोर्चा अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं मनमोहन जी के नेतृत्व में कितना काम हुआ वो हम लोगों को भी पता है। मनमोहन जी का कितना सम्मान होता था ये भी हमको पता है। राष्ट्र को किस दशा में पहुंचा दिया मनमोहन सिंह जी ने हमको पता है। 10 साल वो मौन रह करके किस प्रकार से गर्त में ढकेल दिए भारत को, इसकी जानकारी पूरे देश को है। इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो आप माननीय राहुल जी की बात कर रहे हैं, उनकी पूरे देश में नहीं, उनकी विदेशों में क्या छवि है, वो तो आलू से सोना भी बना देते हैं। उनकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के हाथों में यदि इस देश का नेतृत्व चला गया, वो तो जान लीजिए किसी तरीके से हमारे इस देश के लोगों को समय पर एक ऐसा नेतृत्व प्राप्त हो गया जिससे मां भारती को परम वैभव तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आतंकवाद की बात कर रहे थे हमारे मित्र, इनको आतंकवाद कब से याद आने लगा? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए, तब से राहुल गांधी बाहर से जनेऊ लटका करके और धोती पहनने लगे। ये सब माननीय नरेंद्र मोदी जी का कमाल है, जो आज के नेताओं को वास्तव में अपनी अस्मिता और अपनी संस्कृति से जोड़ने का यह अवसर इन लोगों को देखने और इनको मुंह दिखाने लायक किसी आदमी ने नहीं छोड़ा है। इन लोगों ने देश को, ये जो मनमोहन सिंह की बात करते हैं, ये विदेशों में जाते थे। भारत का स्थान, जो भारत ऐसे देश का जो विश्व गुरु हुआ करता था, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति 14वें नंबर पर खड़ा होता था। आपको बता देना चाहता हूं, आज मेरे भारत देश का प्रधानमंत्री जिस किसी भी देश में जाता है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष पहले ही वेलकम करने के लिए अपना मान से खिलाया खड़ा रहता। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हुआ करते। संतोष है माननीय मनमोहन जी के बारे में जो बात आप कह रहे हैं, जब हमारा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, हमारा देश जब आर्थिक मंदी से के दौर से गुजर रहा था, और इसमें कोई कहते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि माननीय मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री भारत में गिने चुने व्यक्तियों में, अर्थशास्त्रियों में उनका नाम आता है। और इस देश की जो अर्थव्यवस्था में उन्होंने अपना योगदान किया है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो हल्ला और ढिढोरा पीटने से कुछ नहीं होता है। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें हम न्यूनतम गारंटी योजना और हर राइट टू हेल्थ योजना, जो पूरे देश में हर व्यक्ति को उसका स्वास्थ्य का अधिकार होता है, और हमारे संविधान में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर स्टेट की, एवरी स्टेट हैज बाउंडेड ड्यूटी टू प्रोवाइड द नेसेसरी फुलफिलमेंट टू द एनवायरमेंट इन द रेजिडेंशियल पर्पज, कि उसके जितने भी जो रहने वाले व्यक्ति हैं, उसके अपने क्षेत्राधिकार में उनको मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी आदि मूलभूत सुविधाएं ये प्रोवाइड कराए। ये हर एक स्टेट की गवर्नमेंट ड्यूटी है। तो मैं अभी वहाँ अमेठी का बस स्टैंड जो अभी तक जो है कोड के रूप से पड़ा हुआ है, जब सारी व्यवस्थाएं उन्होंने करी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस नाते में किसी पार्टी से नहीं, मैं जो कार्य कर रहा है उसके बारे में मैं बोलूंगा और खुल के बोलूंगा। अमेठी का बस स्टैंड जाके देख लीजिए, वहां पर यूपी
कांग्रेस सरकार जिन्होंने 60 वर्षों तक राज किया, क्या वहां पर ईंट नहीं रखा गया, वहां का सौंदर्यीकरण नहीं किया गया? क्यों? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं। हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं, राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं। अभी तक पूरे देश में शौचालय नहीं दे पाए और ये हेल्थ की बात करते हैं। अभी तक देश में पक्का मकान नहीं दे पाए, ये हेल्थ की बात करते हैं। आप बताइए 1947 में देश आजाद हुआ था, आज एक एक घर में लाइट नहीं पहुंच पाई। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है। प्रियंका जी युद्ध स्तर पर इस समय मैदान में है, कितना प्रभाव डालेंगे अन्य पार्टियों पर? जी वो पूरे 5 साल इस भारत के मानचित्र से गायब थी और चुनावी मौसम में उन्होंने अवतार लिया है। और ये मोदी जी की ही देन है, जो कभी गंगा स्नान नहीं किया वो गंगा की यात्रा कर रही है। ये सबसे बड़ी जो है मोदी जी की देन है। जो कभी यात्रा गए नहीं होंगे वो भी इसमें डुबकी लगा रहे हैं। और उन्होंने आदरणीय मोदी जी ने इस देश का एजेंडा बनाने का कार्य किया है। इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्य किया था, उन्होंने सबका साथ सबका विकास करने का कार्य किया है। इन्होंने कहा था इस भारत के संसाधन पर पहला हक मुस्लिमों का है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा अपने संबोधन में 125 करोड़ देशवासियों की अगर वो चिंता करते हैं, आप भी जानते हैं कि उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सौभाग्य योजना हो, सुकन्या योजना हो, अन्य भी 165 योजनाएं अभी 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने देने का काम किया है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई पुष्टिकरण का कोई काम नहीं किया। माननीय भाई हमारे बता रहे हैं कि कभी गंगा में स्नान नहीं किया होगा, तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि गांधी परिवार का इलाहाबाद से बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है और गंगा से नहीं था, गंगा से नहीं था। और दूसरी चीज, माननीय नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने गंगा स्नान न किया हो। ये पटाक्षेप की बात है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात है। इससे इस मुद्दों से ध्यान भटका के विकास का मुद्दा हटाया जाए, इसलिए ऐसे मुद्दे पर चुनाव लड़ने का मुद्दा क्यों है? मोदी को हराओ, मोदी को हराओ, इसका एक ही मुद्दा है। इसके पास चुनाव में कहने के लिए ना विकास का मुद्दा है, ना बेरोजगारी मुद्दा है, ना किसान मुद्दा है, कोई इनके पास मुद्दा है ही नहीं। तो मोदी को हराने का मुद्दा, इसलिए सारे दल इकट्ठा हो गए। इसके चुनाव में सारी जनता इकट्ठा हो गई मोदी को जिताने के लिए। बीजेपी के लोग एक ही झूठ को 99 बार कहकर उसको 100वीं बार सच करने में बहुत ही माहिर हो चुके हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, जो बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में जो भी बिंदु दर्शाए गए थे, न राम रहे, न मंदिर रहा, न रहा विकास, मैं जवाब देना चाहता हूं, न रहा विकास, न आया 15 लाख। एक भी लोगों के खाते, बहुत लोगों ऐसे थे जिनके घर में पैसे नहीं थे, खाता खुलवा लिए। कोई छकड़ी बेचकर खाता खुलवाया, कोई गैया बेचकर खाता खुलवाया, और उसके बाद में पता लगा 2-3-4 महीने के बाद में भैया उसको समय बंद हो गया। अब आदमी के घर में था, वो खाता खुलवा दिया कि प्रधानमंत्री जी देके 15 लाख आएगा। सपने उन्होंने संजोए थे, पता लगा उनके सपने चकनाचूर हो गए। तो इस तरह से ये सरकार केवल भावनाओं में बहकाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। हम समाजवादी लोग स्वयं न तो भावनाओं में बहकेंगे और जनता को भी इनके बहकावे में आने से रोकने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। और जनता भी इनकी असलियत समझ चुकी है। आप गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, सूख बोले तो बोले भाई, चल्ली का बोले जिसमें 72 शेर। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ, गठबंधन पर सवाल किया है। केंद्र की बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सरकार से 5 साल समर्थन लेकर सरकार चलाने वाली सरकार को आज जब चुनाव आ गया तब आवश्यकता पड़ी उनको हटाने की। आज आतंकवाद की आवश्यकता पड़ी, आज बता रहे हैं कि आतंकवाद है। इसके पहले जब पीडीपी की आतंकी सरकार थी, आतंकी पार्टी है, उससे समर्थन हासिल था, तब वो आतंकी नहीं थे। ये करें तो पुण्य हो गया और दूसरे दल वाले करें तो पाप। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? हम प्रधानमंत्री बनाने की नहीं सोच, हम लोगों की सोच है देश को बचाना है। हम लोगों की सोच देश को बचाने की है। इन लोगों की सोच केवल प्रधानमंत्री बनाने की है। हम लोगों की सोच देश बचाने की है। सांसद दल तय करेंगे
कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये देश तय करेगा, देश की जनता तय करेगी। अभी आपने प्रधानमंत्री की बात की है और मैं बताना चाहता हूं कि जो संगठन मिले हैं आपस में, गठबंधन जो हुआ है, आपके देश के जो प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पूरी तरीके से जो बसपा का सफाया हो चुका था प्रदेश से, उसके साथ समझौता कर लिया है और उसको 40 सीट दिए हैं। जब मंत्रालय लड़ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आतंकी पीडीपी सब पीडीपी जो आतंकी संगठन है, उससे तो कहीं बेहतर बसपा है, उससे कहीं बेहतर है। देखिए, महागठबंधन करना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, चाहे वो सपा कर रही हो, बसपा कर रही हो, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वर्तमान समय में जो गठबंधन हो रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने विकास की गंगा बहा दी है 5 सालों में, जो अभी बीत गया है। तो क्या जब उन्होंने इतना बड़ा विकास किया है, तो इन्हें मायावती से गठबंधन लेने की क्या जरूरत है? हमारा ये प्रश्न है, इसका उत्तर होना चाहिए। ये परिस्थितियां ऐसी बदलाव की जरूरत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, ये देश हित में हमको 2 कदम आगे पीछे भी हटना पड़े तो हम देश हित में हटने के लिए मंजूर है। देश का विकास चाहिए, लोगों को रोजगार मिले। ये लोग बात करते हैं जिनके लोग अपनी गाड़ी कमाई से अपने बच्चों को फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरवाते हैं, परीक्षा देकर बच्चे आते हैं, पता लगा परीक्षा लीक, हर जगह लीक है। तो ये कब सुधार होगा? एक बार और बेवकूफ क्या बनने का मौका जनता दे, आप कब सुधार करेंगे? चलने दीजिए। देश नहीं, इनकी निजी दुकान बंद होने वाली है, इसलिए इनको देश की चिंता सता रही है। ये लोग कोई काम करने का मतलब 14 कुछ पैगम्बर तक रोकी गई थी। आइए वाली बात पूछिए जरा से। 92 पर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया और ये दंगा को भड़काने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हम लोग झगड़े को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। सामंजस्य, एकता, आपसी भाईचारा, हम लोग आपसी भाईचारे में विश्वास रखते हैं। ये लोग हिंदू, मुस्लिम और जातीय सभी को लोग बांटकर राजनीति करने में, सत्ता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। कम समय का अभाव है। मैं कहना चाहता हूँ, राम मंदिर का मुद्दा यहाँ छेड़ा गया है, तो मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर का ताला जो आदरणीय राजीव जी ने खुलवाया था, जब और नरसिंह राव जी की गवर्नमेंट में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग अच्छे से वाकिफ होंगे कि माननीय नरसिंह राव जी ने और उसका ताला जो खुलवाया था आदरणीय राहुल जी ने खुलवाया था। और मंदिर का निर्माण बीजेपी खाली यही कहती है कि हम करवाएंगे 5 साल की, ये भी उनके मैनिफेस्टो में भी था, और ये इतना आसान मुद्दा नहीं है कि जिसको इतनी आसानी से किया जाए। लेकिन माननीय गवर्नमेंट बनने के पहले ही दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह जी ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। कोई कहना कुछ चाह रहा है, समय का अभाव कम, एक लाइन। राम मंदिर के मुद्दे पर अभी इन्होंने चर्चा किया। उस समय यदि इनके प्रशासनिक क्षमता की बात थी, 92 की घटना कराना, तो फिर बाद में जो इसको भाषण को दोहराया गया, तो बार बार जनता के बीच कहा गया कि पार्टी का कार्य करते हैं कि हम करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री जो कहता है कि संसाधन पर गरीबों का हक है, और पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसाधन पर अल्पसंख्यकों का हक है, वो पार्टी का काम करते थे कि मैं पार्टी का काम करता हूँ। हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करती है। राम मंदिर भी बनाया जाएगा। मैनिफेस्टो में कांग्रेस के मित्र को बता देना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो में बीजेपी के यहाँ नहीं था, लेकिन अगर राम मंदिर बनाने का यह पुनीत कार्य किसी पार्टी द्वारा या किया जाएगा, फिलहाल पार्टी का विषय नहीं है, ये हिंदुओं का विषय है और अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है, पूरा देश के अवाम चाहता है। बाकी अगर बीजेपी नहीं बनाएगी तो क्या आप बनाएंगे? कभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग राम मंदिर बना पाएंगे? अगर मौका मिला तो बिल्कुल बनाएंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे भाई कह रहे थे, मैं सब बीजेपी के जितने भी हमारे मित्र बैठे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल की गवर्नमेंट में मोदी जी ने इतने तीर्थों का दर्शन किया, मजार चले गए चादर चढ़ाने, हमारे राम जो वहाँ टेंट में पड़े हुए हैं, अयोध्या दर्शन करने क्यों नहीं आए? कोई बीजेपी का भाई हमारा जवाब देना चाहेगा? कब से आपके राम हो गए? जरा आपने राहुल गांधी जी से पूछिए, आपको पार्टी से हटा न दे, आपको जो दायित्व प्राप्त हुआ है उससे हटा न दे। आप
ऑथराइज पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, एक बार उनसे डिस्कस कर लीजिए या अपने शीर्ष नेतृत्व से पूछ लीजिए कि आपको डिबेट के माध्यम से आप पब्लिक में आपको अधिकार ही नहीं है राम मंदिर का विषय बोलने का। ये लोग इन्होंने बताया कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, जिस देश का जो पार्टी के नेताओं के यहाँ वंदे मातरम नहीं गा सकते, भारत माता का जयकारा नहीं लगा सकते, भारत माता का मंदिर वही जयकारा नहीं लगा सकते, क्या है तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, जो मामला न्यायालय में हम कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं न्यायपालिका सर्वोपरि है, हम समाजवादी लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका जो ऑर्डर करेगी हम लोग। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत पहले लिया था और ये भारत के मान सम्मान और सम्मान का विषय है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राम के मंदिर का निर्माण कराया जाएगा समय आने पर। लेकिन आप लोग कह रहे हैं राम मंदिर निर्माण के लिए जिनकी पार्टी के कार्यक्रम में भारत माता के जयकारे नहीं लगते हैं, वंदे मातरम नहीं कहा जा सकता है, आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप शोभा नहीं देता है। चर्चा और परिचर्चा में माहौल काफी गर्म है। हम आपको फिर बहुत जल्द ऐसी डिबेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेंगे। अन्य और बहुत सी लोग सभाएं हैं, मैं पहुंचने का वहां प्रयास करूंगा। इसी के साथ HM TV लाइव से अमित कुमार पाठक, जिला बहराइच।